जैसे समझा जाता है उसके लिए कल फाइनल लिस्ट है वो जारी हुई। और ये जो एग्जाम है जिसमें हर किसी का सपना रहता है कि भाई मैं भी एक ना एक दिन आईएएस के रूप में, कलेक्टर के रूप में आऊं और लोगों के बीच, परिवार के बीच, मेरे शहर के बीच मेरा भी मान बढ़े, मेरे परिवार का भी मान बढ़े। ऐसा कुछ अपन लोग सपना रखते हैं, हर कोई देखता है बड़ा सपना। तो ये जो आईएएस की एग्जाम थी इस बार की, उसमें सर 5,73,735 5,73,735 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना भाग्य आजमाया। बहुत मेहनत कर रहे थे, कोई पता नहीं कितनी साल से लगा हुआ है, कोई कोचिंग में जाकर कर रहा है, कोई सेल्फ स्टडी से कर रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह से। और लेकिन जब प्री हुई, उसके बाद मेन हुआ और इंटरव्यू के बाद जब फाइनल लिस्ट बनी तो उनमें से 5,73,000 जो कैंडिडेट्स थे उनमें से मात्र 933 जो थे उनको सिलेक्ट किया गया। एक बार दोबारा बता देता हूं संख्या, 5,73,735। समझ में तो आता ना, लाख 6 लाख एक तरीके से। आप समझ सकते हो कितना बड़ा सपना रहता है किसी का इस एग्जाम के लिए। और जब लिस्ट, फाइनल लिस्ट कल जब जारी हुई तो मात्र उसमें 933 ही ऐसे कैंडिडेट्स उनको मिले जिनमें लगा कि हाँ वास्तव में ये आईएएस के रूप में देश की सेवा कर सकता है, इसमें वो सारे गुण है। और सर इसी लिस्ट के बीच में ये जो AIR ऑल इंडिया रैंक जो होती है पूरे भारत की, 933 जो थी, उनमें से 288वें नंबर पर अपने ही गंगापुर सिटी का और अपने ही स्कूल के पास रहने वाला और अपने ही स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी हिमांशु मंगल रैंक प्राप्त करता है 288। तो आप लोगों के बीच में ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि सर वो 5.5 लाख से ज्यादा जो कैंडिडेट्स थे जो उस रेस में, जो उस दौड़ में शामिल थे, उनमें से 288वें नंबर पर अपना जो स्कूल का विद्यार्थी, अपना जो भाई है वो रहा है हिमांशु मंगल, और वो आज आपके बीच में। तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए सर उसके सम्मान के लिए। जोरदार तालियां हिमांशु मंगल का सम्मान करेंगे आप। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रिंसिपल सर से, हिमांशु भैया के लिए सर आपने फोटो भी यहाँ पर देखा होगा। हिमांशु भैया की हमेशा खासियत रही है कि उन्होंने किसी भी तरह की कंपटीशन को छोड़ा ही नहीं है, हमेशा फर्स्ट रैंक पर रहे सर। चाहे वो क्लास की बात हो, चाहे वो किसी टेस्ट की बात हो, चाहे वो स्टेट लेवल तक का कोई कंपटीशन हो। तो जब विज्ञान साइंस की स्टेट लेवल पर कंपटीशन होते थे, ये यहाँ पर जितने कंपटीशन होते थे, तो हिमांशु भैया जब जाते थे ना, जैसा कि मैंने सुना है क्योंकि पीटीआई जी सर अपने साथ में जाते थे, कई बार हमको जाने का मौका मिला, तो वहां जो प्रश्न पूछने के लिए बैठते थे या जो कंपटीशन के अलग से लोग आते थे वहां पर, तो वो ताज्जुब करते थे देख करके, यार ये विद्यार्थी कौन है, ये विद्यार्थी कौन है, कहां से आया है। एक भी प्रश्न का तुम मतलब ऐसा नहीं कि झिझके हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर देते थे सर। ऐसा नहीं कि दिया ही ना हो। और हमेशा चाहे वो अपने ब्लॉक लेवल की बात रही हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात रही हो या स्टेट लेवल की बात रही हो, हमेशा प्रथम रैंक ही हासिल की है सर भैया ने। और यहाँ भी जो 43वां राज्य विज्ञान स्तर जो मेला का लगा हुआ है फोटो, उसमें भी आप देखोगे प्रथम स्थान की इनाम ही जीत करके लेकर आए सर। तो इस तरह से इनका एक होनहार, एक प्रतिभावान छात्र के रूप में रहा है। और ऐसा नहीं है कि और एक्टिविटीज में शामिल होते नहीं है, सब एक्टिविटीज पसंद है, लेकिन खास बात यह है कि अंदर से हमेशा ये चाह रही थी, एक सपना रहा था हिमांशु का कि नहीं बनना है तो आईएएस ही बनना है भाई। आईआईटी बॉम्बे में थे, वहां पर रहे, बीच में जॉब भी की, जॉब को भी इन्होंने छोड़ दिया, सेल्फ स्टडी जारी रखी, 1-2 बार बीच में लॉस भी हुए, प्री को जब कर लिया तो मेंस में गए, कभी इंटरव्यू में, लेकिन आखिरकार हिम्मत नहीं हारी सर। और आज उसी का परिणाम है कि आपके सामने है और ऑल इंडिया रैंक आज 288 भी है सर। तो मैं पहले स्टूडेंट के रूप में आते थे यहाँ पे और अभी इस रूप में आने का मौका मिल रहा है। तो जैसा सर ने बताया, एक टाइम था जब कुलदीप चौधरी भैया थे, उनका 2013 में आईएएस में हुआ था। तो ये सब अभी यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं, इसका पर्पज़ ये होता है कि किसी ना किसी को, शायद जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं इनमें से 5 या 10 बच्चों में किसी को भी अगर छोटी सी इंस्पिरेशन मिल जाए और अगर वो इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, मतलब जैसे आज हमारा हुआ है, तो हो सकता है 5-10 साल बाद तुम में से कोई हो, फिर तुम में से
कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे बोलेंगे, फिर उनसे कुछ लोग इंस्पायर होंगे, तो उससे क्या एक चेन रिएक्शन होती है। जैसे हम कुलदीप चौधरी भैया से इंस्पायर हुए थे, हमसे पहले वालों से इंस्पायर हुए थे, तो ये सब गैदरिंग का यही पर्पज़ होता है कि अपनी जो भी जर्नी रही है वो शेयर की जाए, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले बाकी सबको, ये रहता है। बाकी थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। 2011 में मैंने 10th की थी विवेकानंद से, नर्सरी से 10th तक मैं यहीं था। और जैसा सर ने बताया, मेरे सारे भाई बहन मतलब हर क्लास में ऑलमोस्ट हम एक थे, तो काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे। और एक कुछ स्पेशल चीज़ें जो मैं बोलना चाहूँगा, जैसे हेड सर से मेरा काफ़ी अटैचमेंट रहा है। सारे सरों ने पढ़ाया मेरे को, मतलब पीटीआई सर है, लेखराज सर है, प्रकाश सर है जो यहाँ पे नहीं है, दीपक पाराशर सर है, मंजीत सर है, सभी ने मतलब उसी टाइम पे भी थे, अभी भी है, तो काफ़ी अटैचमेंट रहा है उसी टाइम से। तो एक चीज़ ये थी हमारे बैच में कि पढ़ाई तो है ही है, पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करते थे, सभी लोग करते थे, बट बाकी चीज़ों में जो हमको कमी लगती थी वो मैं हेड सर को बोलता रहता था कि सर हमको ये भी करना है, हमको ये भी करना है। तो हेड सर की अच्छी चीज़ ये थी कि वो मना नहीं करते थे कभी किसी चीज़ को। हम जो वही चीज़ें बोलते थे, जैसे कई बार हमने डिबेट्स भी ऑर्गेनाइज कराई थी यहीं पे, हम क्विजेस करते थे, मतलब पूरा स्कूल क्विज करता था यहाँ पे। तो हम खुद से काफ़ी चीज़ें पुश करके हेड सर से करवाते थे, चाहे वो नहीं हो रही हो फिर भी हम करवाते थे। जैसे तुमने देखा होगा एक फ़ोटो लग रही है मेरी यहाँ पे, वो साइंस फेयर की है। तो वो पहली बार साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करा था विवेकानंद स्कूल में। तो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो गया था, मैं फर्स्ट आया था उस टाइम पर, और काफ़ी सारे लोग गए थे स्कूल से। तो जब हम स्टेट लेवल पे गए थे तो एक लिस्ट थी वहाँ पे, तो उस स्टेट लेवल पे सब सारे जिन्होंने भी टॉप किया था स्टेट लेवल में उन सब के नाम थे। तो 2000 से स्टार्ट थी वो लिस्ट, 2000, 2001, 2002, और मैं शायद 2011 में गया था। तो 2011 तक गंगापुर छोड़ा सवाई माधोपुर का कोई नाम नहीं था उस लिस्ट में, मतलब हम थे ही नहीं। तो मेरे को काफ़ी बुरा लगा, मैंने कहा यार पढ़ने में गंगापुर काफ़ी सही है, मतलब तुमने भी देखा होगा गंगापुर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है पढ़ने में, बट मैंने कहा लिस्ट में हमारा कोई नाम ही नहीं है, तो मेरे को काफ़ी बुरा लगा था वो चीज़। तो वहाँ पे मैं क्विज़ वाले कंपटीशन में था, तो सभी लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया था, और विवेकानंद पहली बार गया था उस टाइम पे क्विज़ में। तो उस टाइम पे पहली बार गंगापुर से फर्स्ट रैंक आई थी स्टेट लेवल पे, मतलब बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। और वो चीज़ वहीं पे एंड नहीं हुई थी। तो मैं बता रहा था ना एक चेन रिएक्शन की बात, कि ये सब क्यों कराते हैं, ताकि चीज़ें आगे बढ़े, लोग इंस्पायर हो, तुम लोग इंस्पायर हो। तो उसके बाद फिर मेरा कज़िन ब्रदर अंकुश मंगल गया था लास्ट ईयर, फिर उसने भी टॉप किया, और उसका इम्पैक्ट इतना था कि वो स्टेट लेवल का जो फेयर था, जो काफ़ी बड़ी बड़ी जगह ऑर्गेनाइज कराया जाता था, जनरली वो गंगापुर में कराया गया था अगले साल। मतलब देख रहे हो किसी एक छोटी सी चीज़ से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर उसके अगले साल फिर हमारे स्कूल से कृतिका थी, वो टॉप की थी, फिर उसके अगले साल प्रस्तुति ने टॉप किया था। तो एक चेन रिएक्शन बन जाती है, कैसे किसी एक के स्टार्ट करने से बाद में बच्चे निकलते जाते हैं। तो जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी लगता है कि काफ़ी टफ है, मतलब जब कोई भी एंटर करता है तो लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत टफ है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। बट फिर देखा कि यार कुलदीप चौधरी भैया थे जो यहीं से थे, विवेकानंद से ही पढ़े हुए थे, हमारे जैसे ही थे, वो भी बन गए IAS। तो फिर ऐसा लगता है ना कि यार अगर वो बन गए तो हम भी बन ही सकते हैं। आफ्टर ऑल हम सब है तो मतलब सेम ही ना, ऐसा कोई डिफरेंस तो है नहीं किसी में। तो फिर उनको देख के लगा कि यार वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि 10th तो मैंने यहाँ से की थी 2011 में, फिर 2013 में मैं IIT बॉम्बे गया था पढ़ने के लिए। तो 2013 से 17 तक मैंने IIT बॉम्बे में पढ़ाई की थी। तो सर एक चीज़ बता रहे थे ना कि कई बार कुछ चीज़ें होती है जो अपन को चाहिए होती है, मतलब ऐसा होता है ना कि यार ये तो मुझे चाहिए, मतलब तो मुझे पता था फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सही नहीं थी घर की। तो मेरे को पता था कि मैं एकदम कॉलेज के बाद ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाऊँगा। तो मैंने अपना कॉलेज 4 साल का था मेरा, तो मैंने उसको 3.5 साल में ख़त्म कर लिया था, मतलब मेरे कॉलेज से करने वाला मैं पहला था। तो मेरे पास 6 महीने बच गए थे उस टाइम पे। तो 6 महीने मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन में दिए, मतलब बहुत मेहनत की थी, बट मेरा नहीं हो पाया था उस टाइम पे। बट मेरे को सब कुछ पता लग गया था कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना होता है, सब कुछ। फिर मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी। फिर मैंने 3 साल आराम से जॉब ज्वाइन की, बहुत अच्छे से सीखा, मतलब काफ़ी चीज़ें की। जॉब के साथ भी मैं काफ़ी चीज़ें सीखता रहा। फिर जब मेरे को लगा कि यार फाइनेंशियल स्टेबल हो गए अपन, अब अपन वापस से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो मैंने 2020 में वापस फिर एंटर किया यूपीएससी वाली जर्नी में। फिर 21 में दिया, 22 में दिया और 20 में भी दिया था। 21 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बट फाइनल लिस्ट में नहीं हो पाया था अभी। फिर इस बार दिया तो फाइनल लिस्ट में नाम आ गया फाइनली। तो यही है, मतलब ऐसा कोई बहुत इजी जर्नी नहीं होती है, और ऐसा कोई वो भी नहीं है कि ये करोगे तो हो जाएगा या फिर ये नहीं करोगे तो नहीं होगा। यही है कि यार मतलब करना था और बहुत एफर्ट मारे, उस चीज़ को करते रहे। बाकी सबका सपोर्ट होता है, सबकी विशेष होती है, तो फाइनली उस मोमेंट पे पहुंच गए जहां आपको जाना था।
और एक ये है कि कई लोगों को लगता है कि यूपीएससी के लिए केवल आर्ट्स चाहिए होता है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही चूज़ करें 11th-12th में तभी हो पाएगा यूपीएससी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मेरे खुद के पास 11th-12th में मैथ्स थी, और मैं जितने काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो भी फाइनलिस्ट में है, तो ज़्यादातर का बैकग्राउंड, मतलब सारे ही बैकग्राउंड होते हैं, इंजीनियरिंग से भी होते हैं, आर्ट्स से भी होते हैं, कॉमर्स से भी होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अपन को 10th में तो ये नहीं पता होता कि यूपीएससी करना होगा आगे जाके। तो 10th में जिसका जो भी इंटरेस्ट है वो करना चाहिए उस मोमेंट पे, वही अपने लिए बेस्ट डिसीजन होता है। बाकी लाइफ में रास्ते अपने आप आगे खुलते जाते हैं। कोई आर्ट्स से तो भी कर सकता है, साइंस से तो भी, बायो, कॉमर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। और यूपीएससी में ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें तुमने ग्रेजुएशन किया है वही सेलेक्ट करना होता है, कोई सा भी कर सकते हो। ये है। बाकी एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, मतलब जो भी करो उस, मतलब ऐसा करो कि मज़ा आना चाहिए। किसी को पढ़ने में मज़ा आता है तो मतलब ऐसा एकदम ऐसे लगा के पढ़ो कि एकदम मज़ा ही आ जाए। अब तो काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, हमारे टाइम पे कुछ नहीं होता था, बुक्स होती थी। अभी यूट्यूब है, इंटरनेट है, तो तुम कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी नया सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में जो सिखा रहे हैं केवल वही चीज़ें सीखो। आराम से यूट्यूब पे जाके इतनी सारी चीज़ें सीखो। कोई डाउट्स आ रहे हैं तो सरों से पूछ लिया करो। अब तो काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। जिसको खेलने में आता है तो खेलो, मतलब इतनी शिद्दत से खेलो कि तुमको खेलने में भी ऐसा नहीं हो कि यहीं पर रुक जाए, तो उसमें भी लेवल बढ़ना चाहिए। अब अगर मान लो खेलने में कोई अच्छा है, तुमको पता नहीं आगे क्या करना है, तो इंटरनेट पे जाके सर्च करो ना खेलने में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर ऐसे लोग ढूंढो जिन्होंने खेलने में कुछ किया हो आगे। किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद होगा, तो वो सारे इंटरेस्ट भी एक्सप्लोर होने चाहिए। जिसको जिसमें मज़ा आता है वो एकदम ऐसे इतनी शिद्दत से करो कि वो चीज़ वहाँ यहीं तक लिमिटेड नहीं हो जाए। इंटरनेट है, अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, उस पर सर्च करो। किसी को जानते हो तो उनसे पूछ लो, सीनियर्स के थोड़े टच में रहोगे तो उनसे पूछ सकते हो, जो भी किसी पर्टिकुलर फील्ड में। बाकी ये है कि स्कूल वाला टाइम सबसे बेस्ट होता है। मतलब ये इस टाइम की वैल्यू अभी समझ नहीं आती, बट तुम जब आगे लाइफ में बढ़ते जाओगे, कॉलेज आएगा, फिर जॉब आती है, फिर हो सकता है किसी प्रेस में चले जाओ, तो वो सब फेज इतने लाइट नहीं होते। मतलब स्कूल में ज़्यादा कुछ लोड रहता नहीं है ना, बस पढ़ना है, चिल करना है, दोस्तों के साथ मज़े करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो स्कूल में कोई लोड नहीं रहता। तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है। तो इसको आराम से चीयर करो, जिसको जिसमें मेहनत करनी है, जिस भी फील्ड में मेहनत करनी है, अच्छे से करो। एंड आई होप आज से कुछ लोग इंस्पायर होके बाद में उस लेगेसी को कंटिन्यू करें। यही है।